ये 21वीं 22वीं सदी का भारत है, आप गुमराह नहीं कर सकते लोगों को। और आप खुद इतना बड़ा बात कर करके भूल जा रहे हो, आपकी कौन सी बात पर लोग यकीन करेंगे। आप जब चुनाव आता है तो बोल देते हो कि 8वां पे कमीशन देंगे, फिर उसके बाद 8 महीने की कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो जाते हो। कि मैंने लोगों को कहा है कि आप लोग होशियार हो जाइए और तैयार भी हो जाइए अपनी जेब कटने से बचने के लिए। सरकार का नया नया पॉलिसी, नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, रिक्रूटमेंट बंद करके रखा है। एक एक कर्मचारी का ऊपर 2-3 कर्मचारी का वर्कलोड। सरकार जब से आई है, देने के नाम पर कुछ नहीं दिया, छीनने के नाम पर हर दिन कुछ न कुछ छीना है। आपके घर का बंदा अगर कोई इतना परेशान हो जाएगा, वो भी आपकी खिलाफत करेगा। हम तो कर्मचारी हैं, हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में गर्व महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे शोषण के साथ नहीं। मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय सबको बर्बाद करना है और विश्व गुरु बनाना है। सारे लोग जो वेतन आयोग से प्रभावित होते हैं पूरे देश में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। एक बार फिर वैसे ही मोर्चा बनाएंगे जैसा पुरानी पेंशन बहाली के समय में बनाया था, और एक इतना बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा करेंगे कि सरकार जो है वो उसको मजबूर होना पड़ेगा। तो अगर आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी तो 9 नवंबर को आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर कर्मचारियों का सैलाब आएगा, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहां गूंजेगा। हमारा तो एक सिस्टमेटिक आयोग बनता है, फिर उसमें देरी क्यों हो रही है? इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है। पे कमीशन के गठन का ऐलान किया गया, लेकिन वो ऐलान अभी हवाई है। 8 महीने बीत गए, जबकि 1 जनवरी से ड्यू है। अब तो 100 दिन भी नहीं बचे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 90 दिन बचे हैं, मुश्किल से 90 दिन। तो भाई कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन, कहाँ गई आपकी इजी गवर्नेंस? देश का आजादी का बाद इसी कोई भी सरकार कर्मचारी का ऊपर बहुत बड़ा प्यार रखे कुछ बेनिफिट नहीं दिया। आज कितना भी बेनिफिट्स हम लोग को है, अधिकार है, वो सब संघर्ष और लड़ाई का वजह से मिला। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा काले कानून वाली बात हो गई। ये तो इससे तो बेहतर अंग्रेज थे कि चाबुक मार मार के काम करा रहे थे। आपका चाबुक लोगों को दिख नहीं रहा है विक्रांत जी, लेकिन आपका चाबुक उससे ज्यादा पीड़ा लेकर के आ रहा है। जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं है, लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आना होगा, खुद उन्हें बोलना होगा कि कर्मचारियों के वेलफेयर में कोई कटौती ना हो। नमस्कार। कभी सोचा है देश भर के सरकारी कर्मचारियों में रोष क्यों है? बेरोजगार तो गुस्से में हैं ही, सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी भी सरकार से बेहाल हैं। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का तो क्या ही कहा जाए। 3% डीए बढ़ाने की रस्मों रिवाज को भी टीवी चैनलों पर ऐसे डुगडुगी बजाकर बताया जाता है जैसे सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुबेर का खजाना खोल दिया हो। कोई टीवी चैनल आपको कभी ये पूछता हुआ नहीं दिखाई देगा कि दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था। आखिर 8 महीने बाद भी क्या हुआ 8वें वेतन आयोग का? क्यों उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया? क्या वो भी बाकी घोषणाओं की तरह चुनाव जीतने का एक गिमिक भर था? खैर, आज हम आपको देश के कुछ बड़े यूनियन के नेताओं से मिलवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी कर्मचारी परेशान क्यों हैं। इस तरह के फैसले भी, पिछला फैसला हुआ, घोषणा हुई दिल्ली चुनाव को देख करके, अब बिहार चुनाव को लेकर के, तो क्या फिर अगले लोकसभा चुनाव तक ही ये सब हो पाएगा अगर चुनावों को देखकर ये फैसले लिए जाएंगे तो? नहीं, अगर राजनीतिक शेड्यूल है तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिर अभी गठन कर देंगे। 27 में हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उस समय रिपोर्ट आ जाएगी और फिर अगला लोकसभा चुनाव होगा, तब इसको लागू करने का काम कर देंगे अगर राजनीतिक है। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हमें पूरी आशा है कि सरकार कम से कम हम लोगों के मंतव्य को समझेगी, जेसीएम स्टाफ साइड की जो आवाज़ है उसको समझने का काम करेगी। और हमने अभी इस आंदोलन का शुरुआत किया है। हम 1 महीने के इंतजार में हैं। अगर सरकार इसका गठन कर देती है तो ठीक है, और नहीं करेगी तो हम सारे जेसीएम स्टाफ साइड के लोगों को इकट्ठा करेंगे। जो जेसीएम में नहीं है उनको भी इकट्ठा करेंगे। जो राज्य कर्मचारी हैं, जो निगम कर्मचारी हैं, जो ऑटोनोमस कर्मचारी हैं, सारे लोग जो वेतन आयोग से प्रभावित होते हैं पूरे देश में, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। एक बार फिर वैसे ही मोर्चा बनाएंगे जैसा पुरानी पेंशन बहाली के समय में बनाया था, और एक इतना बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा करेंगे कि सरकार जो है वो उसको मजबूर होना पड़ेगा कि हम राजनीतिक प्रपंच से निकल करके सिर्फ कर्मचारियों के हित के बारे में सोचें। राजनीति का नफा नुकसान तो उनको जो होना है होता रहेगा,
उससे सरकारी कर्मचारियों को उसमें घसीटने से कोई फायदा नहीं। सर, सरकारी कर्मचारी, अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो ये देखने में आया कि इस सरकार के सबसे बड़े समर्थक वर्ग सरकारी कर्मचारी रहे हैं। तो उस वर्ग में बड़ी भारी बेचैनी आती जा रही है, सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स हो। आप कल परसों पेंशनर्स के बीच में भी गए थे, तो हम भी अनेक जगह पेंशनर्स से मिल रहे हैं, तो उन लोगों में भी बहुत बेचैनी है। तो सरकार अपने ये समर्थक वर्ग, जो बहुत बड़ा वर्ग है और जो बड़े खुलेआम तौर पर सरकार के साथ दिखाई देता है, इसको नाराज करने का खतरा क्यों मोल ले रही है लगातार? मुझे असल में लगता यह है कि सरकार इस बात को समझ गई है पिछले चुनाव के बाद। पहले तो नहीं समझ रही थी। पहले तो सरकार को ऐसा लगता था कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर कुछ है ही नहीं। लेकिन जो पिछले लोकसभा चुनाव में इनको झटका लगा, उसमें इनको समझ में आया कि नहीं, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी कुछ हैं। और वही एक दबाव था जिसकी वजह से इनको पेंशनर को या सरकारी कर्मचारी हो, उनको 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में भी छूट देनी पड़ी और पे कमीशन की भी घोषणा करनी पड़ी। ये बात को जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी नाराज होगा तो इसका सीधा सीधा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इनके जो राजनीतिक पंडित हैं वो इनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, लोगों की जो सोच है वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं लोग, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इस हिसाब से करो जिस हिसाब से चुनाव होते हैं। तो ये बहुत ही इसका परिणाम दूरगामी होगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस समय बहुत नाराज हैं, और पेंशनर्स तो इस बात को लेकर के बहुत नाराज हैं कि कोई जरूरत नहीं थी। आपने पार्लियामेंट में ला करके, जब आप बार बार ये कह रहे हैं, हमारी बहन निर्मला सीतारमन बार बार ये कह रही हैं कि इसका कोई भी पेंशनर्स पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल बिल में जो इन्होंने टेल पीस लगाने का काम किया। हमारे पेंशन सेक्रेटरी ने स्वयं मीटिंग बुला करके हम लोगों को सबको बुला करके इसको क्लैरिफाई करने का काम किया। तमाम दफ़े हमारे चौधरी साहब, जो पंकज चौधरी हैं राज्य मंत्री वित्त, वो बयान दे चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, और पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर भी बयान दे चुकी हैं कि इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? एक सस्पिशन जो है वो जानबूझ करके पैदा करने का काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर सरकार इसी तरीके से विलंब करती रही तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि एक तरीके से सरकार को समर्थन देता है हर मौके पर, वो आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर, अगर मान लो समर्थन और खिलाफ जाने की बात मैं नहीं करता हूँ, सिर्फ न्यूट्रल हो जाए तो भी सरकार को नुकसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह की नाराजगी है, तो इस समय तो वो लोग बोलने तो लगे हैं कि बोलने लगे, बिल्कुल बोलने लगे। सबसे बड़ी समस्या है वो, हमने इस सवाल को इसी बात को लेकर के कहा कि चूंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ रही है, वो दिक्कत आ रही है इस सवाल को लेकर के कि अगर पे कमीशन समय से नहीं बैठा और उसने रिपोर्ट समय से नहीं दी, तो ये जो अलाउंसेज हैं ये निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों की जेब कटने के का ही काम करेंगे। तो ये बात लेकर के मैंने लोगों को कहा है कि आप लोग होशियार हो जाइए और तैयार भी हो जाइए अपनी जेब कटने से बचने के लिए। और उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय कार्मिक मंत्री जी, आपको आपके किए गए वादे का ध्यान आएगा। आप समझोगे कि झूठे वायदों से काम नहीं चलेगा। ये 21वीं 22वीं सदी का भारत है, आप गुमराह नहीं कर सकते लोगों को। और आप खुद इतना बड़ा बात कर करके भूल जा रहे हो। आपकी कौन सी बात पर लोग यकीन करेंगे? आप जब चुनाव आता है तो बोल देते हो कि 8वां पे कमीशन देंगे, फिर उसके बाद 8 महीने की कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो जाते हो। ये ठीक नहीं है। कर्मचारियों को गुमराह करना बंद करिए और हर हाल में आप सितंबर माह में आप पे कमीशन का ऑफिशियली गठन कीजिए। नहीं तो अभी हम 1 अक्टूबर को आपको याद दिलाएंगे, और वो अगर आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी तो 9 नवंबर को आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर कर्मचारियों का सैलाब आएगा, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहाँ गूंजेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि यही बुलेट की रफ्तार है। लग रहा है जो बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जाते हैं हमें, अब वो खच्चर गाड़ी से भी धीमी रफ्तार उसकी हो गई है। क्योंकि आपने कहा कि केवल 3 बार विज्ञापन निकले, ये हमने देखा कि विज्ञापन निकले, उस पर भी कोई आगे बढ़ते हुए तो कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी नहीं हुआ विक्रांत जी। ये बड़े अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ये मानते हैं कि बड़े कड़क और बड़े बोल्ड ऐतिहासिक फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने फैसला लिया, उनके समय में एनपीएस में बदलाव हुआ, 10 से 14% हुआ। उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू हुआ।
उन्हीं के समय में 6 अप्रैल 2023 को एनपीएस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया और अब उन्हीं के नेतृत्व में एक बार फिर से पे कमीशन के गठन का ऐलान किया गया, लेकिन वो ऐलान अभी हवाई है। 8 महीने बीत गए, जबकि 1 जनवरी से ड्यू है। अब तो 100 दिन भी नहीं बचे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 90 दिन बचे हैं मुश्किल से 90 दिन। तो भाई कहाँ गई आपकी बुलेट ट्रेन, कहाँ गई आपकी इजी गवर्नेंस? ये बड़ा मतलब जो है विचलित करने वाला है। और अभी आप कह रहे हो कि पीएसयू का बोनस ख़त्म कर देंगे। भाई क्यों ख़त्म कर देंगे आप बोनस? आपने पीएसयू क्यों बनाया था? पीएसयू आपने इसलिए बनाया था, उनको बहुत ज़्यादा आपने ऑटोनॉमी दी कि जितना प्रोडक्शन आप करेंगे, जितना बेहतर आपके लोग काम करेंगे पीएसयू में काम करने वाले, उसके हिसाब से उनको सुविधाएं मिलेंगी, वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे। तो ये आप नहीं तय कर रहे थे, ये आपने उस ऑटोनोमस सेक्टर को या पीएसयू को पावर दी थी कि वो करेगा। आज आप उन कर्मचारियों पर ये थोप रहे हो कि उनको बोनस ना दिया जाए, उनको कोई गिफ्ट ना दिए जाएं, उनको कल को आप कहोगे उनके भत्ते बंद कर दो, परसों आप ये कहोगे कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बंद कर दो। अच्छा यहाँ छोड़ दो, परसों आप ये भी कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर में इतने से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं हो सकती हैं। तो आप ये क्यों नहीं कह देते सारे लोग देश छोड़ करके चले जाएं, आप ही मजे करो यहाँ? ये बहुत गलत बात है और ऐसा स्टेटमेंट इस लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, वित्त मंत्रालय इस पर पुनर्विचार करे। बहुत ज़्यादा ये मतलब जो है भयावह स्टेटमेंट है कि आप काम करने वालों की कार्य कुशलता को बजाय बढ़ाने के उसको घटाने का काम। जब आप एक तरफ कह रहे हो हम देश की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, कह रहे हो आपने निकाला, आपने बोला है कि जीएसटी के मद में 95,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा आया हुआ है, फिर आप हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो अभी आपने जीएसटी को जो है उसमें कटौती की है। क्यों कटौती की है? आपको अब एहसास हुआ 10 साल के बाद कि जीएसटी की दरें जो है गैर मानवीय थी, वो ठीक नहीं थी, तब आपने कटौती की। चलो ठीक है, हम कटौती का स्वागत कर रहे हैं कि आपने जीएसटी के दरों में कटौती की, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी डीए अगर दिया जा सकता है उस 95,000 करोड़ में से केवल 3200 करोड़ रुपए का हमारा डीए का एरियर है, वो भी आप नहीं दे रहे हो। अब कल को आप आगे आने वाले समय में कह रहे हो कि हम वेतन भत्ते नहीं देंगे, हम बोनस नहीं देंगे, हम कोई गिफ्ट परंपरा का नहीं रखेंगे। तो ये क्या है? ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा काले कानून वाली बात हो गई। ये तो इससे तो बेहतर अंग्रेज थे कि चाबुक मार मार के काम करा रहे थे। आपका चाबुक लोगों को दिख नहीं रहा है विक्रांत जी, लेकिन आपका चाबुक उससे ज़्यादा पीड़ा लेकर के आ रहा है। अभी लोग डिमांड कर रहे हैं, आपने यूपीएस बनाई 1.5 साल काम करने के बाद, वो किसी काम की नहीं है। आप कह रहे हो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो 20 साल में, लेकिन पेंशन हम आपको देंगे अगले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। आप बताओ दुनिया में कौन सा ऐसी जस्टिस व्यवस्था है जो इसको जस्टिफाइड ठहरा सकती है? वो ये कहे कि हम आज आपको रिटायरमेंट दे रहे हैं, वॉलंटरी आप चले जाओ रिटायरमेंट लेके, लेकिन पेंशन देना शुरू करेंगे 15 साल के बाद। अरे भाई 15 साल हम कैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? और हम क्या इंजेक्शन दे दोगे कोई हमें कि हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं ओढ़ेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? कैसे जिएगा? तो ये मतलब जो है अमानुषिक क्रियाएं हैं, अमानुषिक आदेश हैं, और मैं तो कहूँगा ये राक्षसी आदेश हैं। जिन लोगों ने इस गजट को तैयार किया है उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना होगा कि आप ये क्या लिख रहे हो। आप इंसान नहीं हो सकते, ऐसा लिखने वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये प्रथा तोड़नी होगी, वेलफेयर में काम करना होगा, सरकार को अपना दिल बड़ा करना होगा, उसको ये दिखाना होगा कि सरकार कर्मचारियों की दुश्मन नहीं है। ये परंपरा कर्मचारियों के मन में भरी जा रही है, लगातार भर रही है कि कर्मचारी ये समझ रहा है कि ये वाली पर्टिकुलर जो सरकार है वो कर्मचारियों के हित में नहीं बोलती, बल्कि उनका शोषण करती है। हम जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आना होगा, खुद उन्हें बोलना होगा कि कर्मचारियों के वेलफेयर में कोई कटौती ना हो, कोई उनके वेतन भत्ते, कोई उनके बोनस रोके ना जाए, वो चाहे पीएसयू के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। कर्मचारियों के मन में बहुत रोष है। माननीय प्रधानमंत्री जी समझिए कि लगातार 10 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं और इतना रोष रहा तो फिर कर्मचारी बोलेगा, हम थोड़ी रोक पाएंगे उसको। कर्मचारी तो बोलेगा कि फिर वोट फॉर फला फला पार्टी, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ये, वोट फॉर वो, तो बोलेगा ही। हम कौन होते फिर रोकने वाले? इतना जो भी परेशान हो जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके घर का बंदा अगर कोई इतना परेशान हो जाएगा वो भी आपकी खिलाफत करेगा। हम तो कर्मचारी हैं, हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में गर्व महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे शोषण के साथ नहीं। इन शोषण को आपको दूर करना होगा। और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी अलग अलग संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे सरकार के लिए तो चिंता की बात है। ये सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिल्ली में उनको वोट मिला सरकार कर्मचारी का,
तो फिर सरकार कर्मचारी का ऊपर तो प्यार रखना पड़ेगा ना, उनका डिमांड्स को सुनना पड़ेगा, उनका इश्यूज को सेटल करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सरकार का बैकबोन कौन है? सरकार कर्मचारी है। अब कैबिनेट में कुछ निर्णय हो रहा है, उसका काम कौन करेगा? इम्प्लीमेंट तो आप ही लोगों को करना है। हम ही लोगों को करना है। और इसमें और एक विषय है, डिफेंस और रेलवे, वो तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज होता है, ऑपरेशंस होता है, तो ये सब सरकार का कंट्रोल में ही है ना अभी भी। फिर कितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उधर देखिए 5th पे कमीशन का समय 45 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, अभी 28 लाख में आ गया। काम कम नहीं हुआ। सरकार का नया नया पॉलिसी, नया नया प्रोजेक्ट आ रहा है, रिक्रूटमेंट बंद करके रखा है, एक एक कर्मचारी का ऊपर 2-3 कर्मचारी का वर्कलोड है। आजकल कर्मचारी का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है जी। सुबह आता है, ऑफिसर बोलता है आपको 5 बजे छुट्टी में नहीं जा सकता, 6 बजे तक बैठो, 7 बजे तक बैठो, शनिवार का दिन ना आओ, संडे का दिन ना आओ, काम करो। ये सब कर्मचारी कर रहा है, लेकिन उस कर्मचारी का डिमोटिवेशन, डिमोरलाइजेशन होगा ऐसा सरकार मजदूर विरोध पॉलिसी में जाएगा तो। सर एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि ये मसला जल्दी सुलझ जाएंगे आप लोगों के? देखो, ट्रेड यूनियन तो विश्वास का ऊपर काम करता है, उनका आंदोलन का ऊपर विश्वास करता है। ट्रेड यूनियन उनका आंदोलन का ऊपर विश्वास करता है। आज तक हमारा तो 45 साल अनुभव हो गया ट्रेड यूनियन मूवमेंट में सरकार कर्मचारी का। अभी तक हम लोग को कितना भी बेनिफिट्स मिला, वो सब कोई भी सरकार, जवाहरलाल नेहरू जी का सरकार से लेके अभी तक मोदी जी का सरकार तक, देश का आजादी का बाद, इसी कोई भी सरकार कर्मचारी का ऊपर बहुत बड़ा प्यार रखे कुछ बेनिफिट नहीं दिया। आज कितना भी बेनिफिट्स हम लोग को है, अधिकार है, वो सब संघर्ष और लड़ाई का वजह से मिला। कितना भी बेनिफिट हो, ये सब लड़ाई की वजह से मिला, संघर्ष का वजह से मिला। इसलिए हम लोग उसी में विश्वास है, स्ट्रगल का ऊपर विश्वास है, तो स्ट्रगल तो करेंगे। अभी तक वर्किंग क्लास का स्ट्रगल फेल नहीं होता है। हाँ, तो ठीक है, सरकार का अप्रोच का अनुसार अब कांग्रेस गवर्नमेंट जल्दी कोशिश करता है, बैठ के बातचीत करता है, सुनता है, लेकिन इस सरकार इतना जल्दी ट्रेड यूनियन का साथ बैठने का उनका माइंड में नहीं है। तो इनका सरकार का अप्रोच अलग है, तो इसलिए सरकार कोई भी सरकार होने दो, हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हम लोग के पास स्ट्रगल का अलावा, आंदोलन का अलावा क्या रास्ता है? यानी तो पिछली आंदोलन में हम लोग को विश्वास है। पिछली सरकारों से ज्यादा दिक्कत आप लोगों को, क्योंकि सरकार के वर्किंग में स्टाइल है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हो रही है। डेफिनेटली इस सरकार मसूर का फेवर में नहीं है। इस सरकार ट्रेड यूनियन को रेस्पेक्ट नहीं देता है। देखिए, 5 रक्षा मंत्री इंक्लूडिंग लेट मनोहर पर्रिकर, वो भी बीजेपी का ही मिनिस्टर था डिफेंस का, इन्होंने सब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, हमारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, वो तब रक्षा मंत्री था, बीजेपी का जसवंत सिंह, AK एंटनी साहब, फिर मनोहर पर्रिकर जी, इन सब हमको राइटिंग में दिया, हम कभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे, सरकार में ही रहेगा। लेकिन कोविड-19 का परिस्थिति में ये पूरा एग्रीमेंट को, अंडरस्टैंडिंग को तोड़ के सरकार ने कॉर्पोरेटाइज कर दिया। तो वही एक उदाहरण है ना, ये सरकार कैसे, सरकार का अप्रोच कर्मचारी के बारे में कैसे है, तो ये टोटल नेगेटिव है। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लड़ाई करेगा ना, संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा। विजय जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कर्मचारियों में और पेंशनर्स में 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी को लेकर भी बहुत रोष है। उनका ये कहना है कि जब दिल्ली चुनाव सामने था तो दिल्ली चुनाव के बीचों बीच आपने घोषणा कर दी
कि 1 जनवरी 2026 से आ जाएगा और अभी तक ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पता, ना कमेटी को कौन हेड करेगा उसका पता, ना कहीं कमेटी बनी है। तो इसको लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों में एक गुस्सा है, एक रोष है। देखिए, मैंने कहा ना, इस सरकार की जो सोच है वो न नागरिकों के और न शिक्षकों कर्मचारियों के न नौजवानों के हित में नहीं। अब आपने कहा कि 1 जनवरी 26 से लागू होना है और आज हम सितंबर के लास्ट दिन बैठे हुए हैं। जबकि जो अर्थशास्त्री हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, जानकार बताते हैं कम से कम आयोग को अपनी पूरा स्कीम बनाने में, पूरा सेटलमेंट करने में 1.5 से 2 साल लगते हैं। ये जानकार लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता, वो लोग बताते हैं 1.5 से 2 साल उसमें लगता है और हम आज 9वें महीने के अंतिम डेट पे बैठे हुए हैं। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचते हैं। 3 महीने में आप कौन-सा चाबुक घुमाएँगे कि उसकी सारी रिपोर्ट बन जाएगी। इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है देने की। जैसे कहा आपने कि दिल्ली के चुनाव आया, दिल्ली में तो कर्मचारी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने को लगा कि आपको एक वोट बैंक बनाना है, तो उन्होंने घोषणा कर दी। सिर्फ़ घोषणाओं की सरकार है, घोषणा करती रहती है और घोषणा के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना उसको नहीं। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब सांसदों का, विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ना होता, तो मेजें थपथपा करके, ना कोई कमेटी, ना कोई आयोग, ना कोई समिति, ना कोई डाटा, कुछ नहीं। आप अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए मेज थपथपा कर लेते हैं और हमारा तो एक सिस्टमैटिक आयोग बनता है, फिर उसमें देरी क्यों हो रही है? इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये बात मैं पूरे होशो-हवास में कह रहा हूँ और वर्तमान सरकार शिक्षक कर्मचारी विरोधी सरकार है। आपको ऐसा लगता है यानी कि कर्मचारी विरोधी सरकार है, सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है? बिल्कुल पूरी तरह से खोट है। इस सरकार जब से आई है, देने के नाम पर कुछ नहीं दिया, छीनने के नाम पर हर दिन कुछ न कुछ छीना है, हर दिन। अभी मैं टेट की बात करूँ आपको, टीईटी का जो मैटर चल रहा है, पूरे देश का शिक्षक, कल्पना करिए, हम गुरुकुल की बात करते हैं, हम तमाम उन पीढ़ियों की बात करते हैं। गुरु को भगवान से बड़ा ऊँचा दर्जा दिया है और आज आपने गुरु को टेंशन दिया है। अब एक टेंशन युक्त शिक्षक क्या अपना परफॉर्मेंस करेगा? क्या अपनी पढ़ाई कराएगा? बच्चों को सीख देगा? जब खुद टेंशन में है। सिर्फ इतना नहीं, अपनी नौकरी को लेकर टेंशन में टीटी आ गया है और अपने बुढ़ापे की लाठी को लेकर टेंशन में। हर दिन आप उसको टेंशन दे रहे हैं। आप रोज़ उसको टेंशन दें और आप सोचें हम विश्व गुरु बन जाएँ। ये भी उस एक प्रकार जुमला ही है। मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय सबको बर्बाद करना है और विश्व गुरु बनाना है। मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षकों को टेंशन देकर क्या स्कूलों को बंद करके, क्या शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना दे करके क्या विश्व गुरु बना जा सकता है? इसका मतलब आपका एक जुमला है, उसी जुमले के अनुसार आप काम कर रहे हैं, बाकी आपको न पढ़ाई से मतलब, न शिक्षक से मतलब, न शिक्षार्थी से मतलब। अभी मर्जर आया था, उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस, मर्जर, टीटी, अभी पता नहीं क्या-क्या आएगा। तो आप एक अच्छा माहौल कहाँ दे पा रहे हैं? और सब राजनीतिक परिदृश्य से आप कर रहे हो। मतलब आप सोचिए, मंदिरालय खुलेगा, विद्यालय बंद होगा। क्या सोच है? क्या तरीका है? इसी से भावना पता चल सकती है। जितना हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, उतने ज़्यादा मंदिरालय खुल रहे हैं। क्या है? इसका मतलब आपकी नीयत क्लियर है कि आपको शराब के ठेके पे भीड़ चाहिए, विद्यालय पे भीड़ नहीं चाहिए। ये सीधी क्लियर हो गई। मंदिरालय तो सरकार के रेवेन्यू में बहुत खजाना भरता है ना। और ये जो पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार बनते हैं, ये क्या करते हैं? देश ये बनाते उसी हैं। विद्यालय से निकलते हैं, ये उसी विद्यालय से निकलते हैं। वो वैज्ञानिक, वो कलाम साहब क्या बने? उसी विद्यालय से पढ़ के गए ना। आज जितनी दुनिया में चमत्कार हुए हैं, उन्हीं वैज्ञानिकों पर, उन्हीं शोधकर्ताओं के दम पर, तो कहाँ से पढ़े हैं? उसी विद्यालय से पढ़े हैं कि मधुशाला पे खड़े होकर मिसाइल बनाए हैं।